कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इतिहास रोज जिंदा होता है। शायद ही कोई मूवी सीरीज होगी जिसने ऑसम एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी से बोरिंग म्यूजियम को भी इंटरेस्टिंग बना दिया। यही कारण है कि ये वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर मूवी सीरीज में से एक है जो हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा फेवरेट है, जिन्होंने पिछले 15 फैक्ट की कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने हमें कई बार कमेंट्स में भी इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द नाइट एट द म्यूजियम मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की स्टूडियो में आपको पता चलने वाला है डेक्स्टर द मंकी के स्टार पावर के बारे में। पहली नाइट एट द म्यूजियम की शूटिंग आखिर कहां पर की गई थी, जानेंगे कि प्रिंस अखमुंडा किस रियल लाइफ इजिप्शियन प्रिंस पर मॉडल किया गया था, क्यों कैंसिल कर दिया गया जेडिडाया और ऑक्टेवियस की स्पिन ऑफ मूवी को, जानेंगे इसकी कुछ रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स और फाइनली जानेंगे इसके आने वाले कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शॉन लेवी डायरेक्टेड नाइट एट द म्यूजियम ट्रिलॉजी बेस्ड है इसी नाम की चिल्ड्रंस पिक्चर बुक पर, जो पब्लिश हुई थी 1993 में, जहां पर इस किताब को लिखा था क्रोएशियन ऑथर और इलस्ट्रेटर मिलान ट्रैंक ने, जिन्हें इस कहानी को लिखने का आइडिया तब आया जब वो एक म्यूजियम को विजिट कर रहे थे और वहां पर कई सारी एग्जीबिशंस उन्हें बहुत ज्यादा लाइफ लाइक लगी थी, और वहीं पर उन्होंने एक पैरेलल वर्ल्ड को इमेजिन किया जहां पर एग्जीबिशंस रियलिटी में बदल जाती हूँ, और उन्हें शुरू से ही म्यूजियम गार्ड्स काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और गोफी लगते थे, जिसके कारण उन्होंने एक म्यूजियम गार्ड के नजरिए से इस कहानी को डेवलप किया। वहीं पर इस मूवी के प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर क्रिस कोलंबस ने इस किताब को अपने बच्चों के लिए अपने लोकल बुक स्टोर से खरीदा और इसे पढ़ने के बाद उन्हें इस पर मूवी बनाने का आइडिया आया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस किताब के राइटर और इलस्ट्रेटर मिलान ट्रैंक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस कहानी पर मूवी बनेगी तो कैसे बनेगी। इस मूवी के अंदर बताया हुआ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक्चुअली अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है, लेकिन मूवी के अंदर हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ आउटर शॉट्स को ही दिखाया गया है और इसके इंटीरियर शॉट्स को कम्प्लीटली कनाडा के वैंकूवर के ब्रिटिश कोलंबिया में साउंड स्टेजेस पर बनाया गया था। पहली मूवी के अंदर ओवेन विल्सन का टाइनी काउबॉय कैरेक्टर जेडिडाया बेसिकली पहले सिर्फ और सिर्फ एक कैमियो होने वाला था, लेकिन जब इस मूवी को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो उन्हें जेडिडाया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसके कारण उन्हीं के रिएक्शन पर जेडिडाया के कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर और भी ज्यादा एक्सपेंड किया गया। कहते हैं कि बंदरों को बंदरों वाली हरकतें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस मूवी में देखिए डेक्स्टर, जिसका रियल नाम क्रिस्टल द मंकी है, उसे बेन स्टिलर के साथ हुए सीन्स में स्लैप और बाइट करने के लिए हफ्ते भर की ट्रेनिंग लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ऐसी वैसी मंकी नहीं है। क्रिस्टल द मंकी एक 26 साल की फीमेल कैपुचिन मंकी है जो हॉलीवुड में पिछले 26 सालों से काम कर रही है और इसने हॉलीवुड की 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और इस मूवी ट्रिलॉजी के अलावा हैंगओवर सीरीज, जॉर्ज ऑफ द जंगल और जू कीपर मूवीज में काम कर चुकी है। और तो और ये 2019 में रिलीज हुई टोटल धमाल मूवी से बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू कर चुकी है, जहां पर इसका खुद का किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह एक IMDb पेज भी है। और तो और ये 2012 में टीवी के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शामिल हो चुकी है, जहां पर इसे एनिमल प्रैक्टिस शो के लिए पर एपिसोड $12,000 दिए जाते थे, जो उसके केले वाले डाइट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इस मूवी के अंदर फेरो अखमंडा को बहुत ही मशहूर रियल यंग फेरो तूतनखामन पर मॉडल किया गया है। तूतनखामन जिसका जन्म 1334 BC में हुआ था और आज तक ये बात नहीं पता चल पाई है कि इस प्रिंस की डेथ का आखिर कारण क्या था। खैर ये तो बात होगी इजिप्शियन प्रिंस की, पर आप में से बहुत लोग को हो सकता है कि ये बात ना मालूम हो, पर ये ऑस्कर विनर रैमी मलिक का सबसे पहला हॉलीवुड डेब्यू था। पूरी दुनिया में इसकी पहली मूवी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन वहीं पर यूके में कुछ थिएटर ओनर्स को एक अलग ही चुल मची, जहां पर उन्होंने इस मूवी को थिएटर से हटाना शुरू कर दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि इस मूवी के होम रिलीजेस को मूवी के रिलीज के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद ही बेचना शुरू कर दिया गया। अब ऐसे में जिन्होंने भी इस मूवी के DVD या ब्लूरेज को घर पर खरीदना शुरू किया, उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचा सिनेमा हॉल में जाने का, जिसके कारण थिएटर ओनर्स को इस मूवी से कलेक्शन कम होने लगी और उन्होंने इस मूवी को हटा दिया। सेकेंड मूवी नाइट एट द म्यूजियम
बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के कई सारे म्यूजियम्स में शूटिंग की गई है और ये ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे पहली मूवी बनी, जहां पर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के स्टाफ मेंबर्स ने फिल्म मेकर्स की चीजों और उनके इतिहास को समझने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। इसके अलावा मूवी के प्रमोशन के दौरान जिन भी चीजों को मूवी के अंदर दिखाया गया था, स्मिथसोनियन एग्जीबिशंस में उनके सामने नाइट एट द म्यूजियम 2 मूवी का लोगो भी लगाया गया। सेकंड मूवी के ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर खा मुनरा, जो कि अखमुनरा का बड़ा भाई होता है, उसे अखमुनरा की ही मौत का जिम्मेदार बताया जाने वाला था, जिसने उसे मारकर उसकी ही गद्दी पर कई सालों तक राज किया था और फाइनली उसकी भी डेथ हो गई। और यही कारण है कि इन दोनों की उम्र के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है। पहली मूवी के इस्तेमाल के बाद अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का सेट तोड़ दिया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट में जब इसकी दोबारा जरूरत पड़ी तो इसे जल्दबाजी में फिर से बनाया गया। वहीं पर इस बार कुछ सीन्स को शूट करने के लिए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री फाइनली मान गया और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए इस मूवी में साउंड स्टेजेस और रियल लोकेशन का इस्तेमाल किया गया। 2009 में ही सेकंड मूवी की एक डायरेक्ट ऑफिशियल वीडियो गेम भी रिलीज की गई, जो मोबाइल्स को छोड़कर लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई थी, जो इस मूवी की एक प्रमोशनल टाई इन वीडियो गेम थी, जिसे क्रिटिक्स से एक मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। पर फिर भी बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये बात मानी कि ये गेम बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और बच्चों के लायक ये बहुत अच्छी गेम है, और IGN ने तो इसे 7.5 आउट ऑफ 10 भी दिए थे। खैर टू बी ऑनेस्ट, एक मूवी गेम से आप बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपने इस गेम को कभी खेला हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसे लगी थी। थर्ड मूवी यानी नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट्स ऑफ द टॉम को रॉबिन विलियम्स और मिकी रूनी को डेडिकेट किया गया, क्योंकि इन दोनों ही एक्टर्स की ये आखिरी लाइव एक्शन परफॉर्मेंस थी। वैसे 2014 में रॉबिन विलियम्स के डेथ के बाद भी 2015 में आई एब्सोल्युटली एनीथिंग मूवी में उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया है। मूवी के अंदर जिस थिएटर में ह्यू जैकमैन अपनी परफॉर्मेंस देते हुए दिखे हैं, उस सीन में ऑडियंस की शूटिंग ह्यू जैकमैन और एलिस ईव के सीन्स के शूटिंग के एक हफ्ते बाद हुई थी, जहां पर बाद में इसे एडिटिंग में सीमलेस कंपोजिट किया गया। अब रॉबिन विलियम्स की सडन डेथ की वजह से इस फ्रेंचाइजी के कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया, जिनमें शामिल थी जेडिडाया और ऑक्टेवियस की एक स्पिन ऑफ मूवी, जिसमें रॉबिन विलियम्स भी इसका हिस्सा होने वाले थे। एंड ऑफ कोर्स इसकी फ्यूचर में कई और सीक्वल्स भी आने वाले थे। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के कई सारे अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, तो इस मूवी सीरीज ने टोटल $387 मिलियन के बजट पर टोटल $1.35 बिलियन कमाए, जो सबूत है कि ये फ्रेंचाइजी फाइनेंशियली कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। जहां पर भले ही बड़ों को थोड़ी ये मूवी उतनी पसंद ना आई हो, लेकिन ये मूवी बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, तो पहली मूवी को एस्कैप यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ कास्टिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इसे बेस्ट फीचर फिल्म कास्टिंग कॉमेडी का अवार्ड दिया। वहीं पर दूसरी मूवी को टीन चॉइस अवार्ड में चॉइस मूवी कॉमेडी का अवार्ड दिया गया और लास्ट मूवी को किड्स चॉइस अवार्ड में फेवरेट मूवी एक्टर का अवार्ड बेन स्टिलर को दिया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसके कैंसिल्ड स्पिन ऑफ्स के बारे में, इस मूवी सीरीज पर एक स्पिन ऑफ टीवी सीरीज भी लॉन्च किया जाना था, जिसे 2018 में अनाउंस किया गया था, लेकिन डिज्नी और फॉक्स के मर्जर के चलते इस चीज को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिज्नी के पास इस फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के कई सारे प्लान हैं, जिसमें सबसे पहले एक एनिमेटेड स्पिन ऑफ / रीबूट डिज्नी प्लान कर रहा है, जो एक CGI एनिमेटेड फिल्म होगी जो डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी, और इस मूवी का नाम नाइट एट द म्यूजियम ककमुंडा राइजेस अगेन होगा और इसे इसी साल रिलीज किया जाना था। इस मूवी के अंदर हमें ऑक्टेवियस, जेडाया और थियोडोर टेडी रूजवेल्ट भी दिखते, जहां पर रॉबिन विलियम्स की जगह इसका रोल कोई और प्ले करेगा। अब देखते हैं कि इस मूवी को डिज्नी कब तक रिलीज करता है। वहीं पर दूसरी ओर 2 अप्रैल 2020 को कंपोजर एरन मेनकेन ने नाइट एट द म्यूजियम की स्टेज म्यूजिकल पर काम कर रहे थे, जिसे शॉन लेवी ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक के चक्कर में इसमें थोड़ी देरी हो रही है। खैर देखते हैं कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमें आखिरकार कब देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये थे आपके 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द नाइट एट द म्यूजियम मूवी ट्रिलॉजी फैक्ट्स। मुझे मालूम है ये मूवी सीरीज बहुत ज्यादा सुपर डुपर नहीं है, पर अपने आप में ये बहुत इंजॉयबल है और यही कारण है कि मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे तो डेक्स्टर द मंकी के स्टार पावर के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।